तो अगले वीडियो में आप लोगों ने जान लिया था कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और कार्बनिक यौगिकों का प्रकार क्या होता है और उसका वर्गीकरण किया गया था। कार्बनिक यौगिक थोड़ा सा उसके बारे में अगला वीडियो में बता दिया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन से बने रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और कार्बनिक यौगिकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है, इसलिए इसका अध्ययन काफी जटिल होता है। लेकिन सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया गया था। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है: एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये तीनों हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के हिसाब से वो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है: संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसका प्रकार कितना होता है। तो आप देख सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और ये इसका डिफिनेशन है: वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं तथा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध हो सकता है या फिर त्रिबंध से जुड़े रहते हैं। ये इसकी खास विशेषता है। ये इसका डिफिनेशन हो जाता है: वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला क्या है? तो ये एक श्रृंखला के रूप में जब हम किसी कार्बनिक यौगिक को सजाते हैं तो इसमें जैसे में CH3, CH2, CH2 ये खुला रहता है, एकदम जितना हम लोग आगे ले जाना चाहेंगे उतना दूर तक जाता है। लेकिन जब इसी कार्बनिक यौगिक को एरोमेटिक में देखेंगे तो वो बंद श्रृंखला, जैसे में बंद श्रृंखला होता है बेंजीन C6H6, जिसका हम लोग ये ऐसे बंद श्रृंखला के रूप में रहता है और यहाँ बहुत दूर तक जाने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये बंद श्रृंखला होता है, जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता है, एकदम खुला रहता है। आप जितना दूर तक ले जाना चाहेंगे इसको ये जा सकता है। तो ये हुआ खुली श्रृंखला। और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कभी एकल बंध होता है, कभी द्विबंध होता है और कभी त्रिबंध होता है। तो इस वजह से इसका 2 प्रकार है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। जो हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या फिर पैराफिन के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि एल्केन या पैराफिन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। ये इसका सामान्य सूत्र। और इस सूत्र से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन समूह में आने वाले जितने हाइड्रोकार्बन है उसको समझ सकते हैं, उसका अणु सूत्र निकाल सकते हैं, उसका संरचना सूत्र बना सकते हैं और उसका संघनित सूत्र बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं CnH2n से एल्केन श्रेणी में आने वाला हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र बनता कैसे है। अब यहाँ से CnH2n के लिए हमने क्या लिखा है? अल्क। ये याद रखने के लिए बहुत आसान सा है। CnH2n अल्क समूह होता है और इसको याद रखा जा सकता है आसानी से। +2 के लिए इसमें क्या जोड़ दिया जाता है? ANE जोड़ दिया जाता है। तो अल्क प्लस ANE जब मिल जाता है तो इसी का नाम हो जाता है एल्केन, जिसको दूसरा पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है CnH2n+2। CnH2n हमेशा याद रखना है अल्क होता है। CnH2n अल्क होता है। आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी CnH2n आएगा, उसमें भी इसका नाम अल्क होता है। अब ये अल्क क्या होता है आगे के उदाहरण में समझ में आ जाएगा। तो CnH2n+2, CnH2n के लिए अल्क और +2 के लिए ANE, तो ये
दोनों मिलता है तो एल्केन बन जाता है। अब इस सूत्र के माध्यम से एल्केन श्रेणी में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का जो अणु सूत्र होता बनता कैसे है, तो Cn नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन पर ही हाइड्रोजन की संख्या डिपेंड करती है। यानी जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुना से दो ज्यादा होगी। जैसा कि पहला उदाहरण है, अगर हम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन को 1 रखते हैं तो आपका 2NH क्या है, 2N, तो 2N के स्थान पर 1 रख देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 1 एकम 2 हो जाता है प्लस 2, 2 2 4 हो गया। यानी C1 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 4। तो इस तरीके से CH4 बन जाता है। और इसका नामकरण देखेंगे तो ये C1 जो होता है, ये अल्क श्रेणी में इसका नाम मेथ होता है। जैसा कि यहाँ से पॉइंट बहुत आसानी से समझा जा सकता है, अगर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तो उसका अल्क रूप मेथ होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो तो उसका अल्क रूप एथ होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो तो उसका अल्क रूप प्रोप होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो तो उसका अल्क रूप ब्यूट होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 हो तो उसका अल्क रूप पेंट होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो तो उसका अल्क रूप हेक्स होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 7 हो तो उसका अल्क रूप हेप्ट होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 8 हो तो उसका अल्क रूप ऑक्ट होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो उसका अल्क रूप नॉन होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 10 हो तो उसका अल्क रूप डेक होता है। तो इसका आप इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है तो आप आसानी से इसका उपयोग, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी इसका रूप इस्तेमाल होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी इसका रूप इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए C1 है तो C1 का अल्क रूप क्या हो जाता है, मेथ, इसलिए हमने क्या रख दिया है, मेथ। अब प्लस, इसमें +2 की वजह से यहाँ पर बताया गया है सूत्र में ANE जोड़ देना है तो ANE जोड़ देंगे। तो मेथ में ANE जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, मेथेन हो जाता है। तो ये जो CH4 है इसका नाम हो जाता है मेथेन। तो ये मेथेन का अणु सूत्र कहलाता है। ये मेथेन का अणु सूत्र है जिसको CH4 कह सकते हैं। और ये CH4 का जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की व्यवस्था को पूरा विस्तृत करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, एक C में हाइड्रोजनों की संख्या 4 है तो जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर रखा जा सकता है और एक लेफ्ट में रखा जा सकता है और एक हाइड्रोजन परमाणु राइट में रखा जा सकता है और एक हाइड्रोजन परमाणु नीचे रखा जा सकता है। और ये ऐसा होता क्यों है, कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड बनने का रीजन है, इसको बनता कैसे है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है जो कि लेसन नंबर 3 में स्पष्ट किया गया था। लेकिन आप अगर चाहे संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता नहीं है, आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनता है वो एक बंध ही बनता है, हमेशा याद रखना है। और अगर एक कार्बन है तो इसके पास कितना स्थान है जहां पर हाइड्रोजन रखा जा सकता है, तो लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है और नीचे है। ये 4 जगहों पर हाइड्रोजन रखा जा सकता है। और ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ हमेशा हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसको आसानी से याद रख लेना है, भले आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लियर न हो। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना से 2 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, C2 2 दूना के 4 प्लस 2 6, C2H6 हो गया। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, 2 को कार्बन के लिए एथ होता है, वहां से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसको आसान भाषा में याद रख लीजिए। 2 को कार्बन के लिए एथ होता है
और इसमें +2 के वजह से ANE जोड़ दिया, हमेशा ANE जोड़ दिया जाएगा, तो H प्लस ANE जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथेन। और कार्बन की संख्या इसमें 1 था और इसमें 2 है, तो एक से अधिक जब कार्बन होता है तो उसके श्रृंखला को हम लोग उसे श्रृंखला के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे में यहां से समझ लेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास इथेन का जो अणु सूत्र है C2H6 है, इथेन का अणु सूत्र क्या है C2H6 है, तो ये 2 कार्बन है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फर्क करके लिख लेंगे। तो अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितना है 6, तो एक इस कार्बन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन हो जाएगा और इस कार्बन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ रखा जा सकता है वो मात्र 3 को रखा जा सकता है, एक ऊपर एक लेफ्ट में और एक नीचे, बाकी इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जगह खाली नहीं है जहाँ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन 6 ठो हो गया। तो ये जब हम श्रृंखला के रूप में जब एथेन को लिख देते हैं, तो एथेन का अणु सूत्र को जब श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तो वही कहलाता है संघनित सूत्र। जब आप आसानी से संघनित सूत्र बना लेंगे तो जब उसी संघनित सूत्र को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को पूरी तरीके से दर्शा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा संरचना सूत्र। जिसमें CH3 है तो एक C लिखिए कार्बन और दूसरा कार्बन लिख लीजिए, पहले कार्बन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ रख दीजिए, दूसरा लेफ्ट में रख दीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ और तीसरा नीचे सिंगल बॉन्ड के साथ। इस तरीके से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु था जुड़ा हुआ था 3 ठो था और तीनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ तीनों साइड से एकल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद है, तो अगले कार्बन के साथ भी वही स्थिति होगी, हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन परमाणु राइट में ऊपर और नीचे एकल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से संघनित सूत्र में जो कार्बन और हाइड्रोजन की व्यवस्था है पूरी तरीके से हम लोग दर्शा देते हैं, तो वो हमारा संरचना सूत्र हो जाता है। किसी भी एल्केन श्रेणी का यौगिक का अणु सूत्र पता हो तो आप उसका संघनित सूत्र आसानी से बना लेंगे और संरचना सूत्र आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि अब एक और उदाहरण देख लीजिए, तीसरा उदाहरण में आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप खुद से बना लेंगे, इसके बाद जितना भी यौगिक आएगा यानी 10 तक आप अपने से बना लेंगे, अणु सूत्र भी बना लेंगे, संघनित सूत्र भी बना लेंगे और संरचना सूत्र भी बना लेंगे। अब मान के चलिए अब कार्बन की संख्या हमने 3 रखा है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो C3H8। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप होता है, तो प्रोप लिख देंगे और ANE इसमें जोड़ देंगे, तो ये दोनों मिल के क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन में 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन ऐसे लिख दीजिए, ऐसे बड़ी आसान है। 3 गो कार्बन, पहले कार्बन के साथ हमेशा पहला और अंतिम में 3 गो हाइड्रोजन लगाना है, बाकी जो बीच में आता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लिख देंगे और बाकी अंतिम में 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ऐसे जब सजा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास C कितना है 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5 3 8। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रृंखला के रूप में आप सजाए हैं तो इसमें पूरा अणु सूत्र का पालन हो रहा है। C3 है, H 8 है और H इसमें भी 8 है, तो यही श्रृंखला के रूप में लिखना C3H8 का संघनित सूत्र कहलाता है। अब इसी संघनित सूत्र को
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की व्यवस्था को पूरी तरीके से दर्शा देंगे तो यही आपका क्या हो जाता है, संरचना सूत्र। पहले हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, फिर कार्बन है, देखिए बीच वाला कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है। रीजन है कि बीच में जो भी कार्बन आएगा वहां 2 ही हाइड्रोजन रखना संभव है, एक ऊपर और एक नीचे, बाकी यहाँ जगह खाली नहीं है। और अगला कार्बन है तो इसमें 3 स्थान बाकी है, एक ऊपर रख सकते हैं और एक नीचे और एक राइट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोपेन ही है, लेकिन ये प्रोपेन का क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र हो जाएगा। ये प्रोपेन ही है, ये प्रोपेन का क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र। ये प्रोपेन का क्या हो जाएगा, अणु सूत्र। तो ये 3 बातें याद रखिए, जिस चीज का अणु सूत्र जान जाएंगे उसका संघनित सूत्र आसानी से बना लेंगे, संरचना सूत्र आसानी से बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ ये संघनित सूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र, और बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा, अणु सूत्र, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे अगर आप बनाना चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए कार्बन परमाणु अगर 4 रखते हैं तो 4 परमाणु रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दुगुना से 2 ज्यादा। शॉर्टकट 4 है, 4 दूना के 8 2 10। C4 लिखेंगे तो H की संख्या कितना हो जाती है, 8। तो ये 4 वो कार्बन के लिए कितना होता है, ब्यूट प्लस ANE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। C4H10 इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। और इसका संघनित सूत्र बनाना है तो बस 4 वो कार्बन रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा फर्क। और क्या आसान भाषा में बताया गया है, पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रख दीजिए, अंतिम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रख दीजिए, बाकी जो बीच में आ रहा है सब में सिंगल बॉन्ड लगा के सब कार्बन में 2 हाइड्रोजन रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा संघनित सूत्र। 1 2 3 4 वो कार्बन ठीक ठाक है। हाइड्रोजन की संख्या गिनती कर लीजिए, 3 2 5 2 7 और 3 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र। और इसी व्यवस्था को पूरा तरीके से तोड़ देंगे। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो ऐसे जोड़ देंगे, दिखा देंगे। दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऐसे जुड़ जाएगा ऊपर नीचे। और तीसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। और लास्ट यानी चौथा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये ऊपर नीचे और राइट में जुड़ जाएगा। इस तरीके से पूरी व्यवस्था स्पष्ट हो गई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की व्यवस्था। तो यही व्यवस्था आप संरचना सूत्र कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी एल्केन श्रेणी में आने वाले यौगिकों का अणु सूत्र बना सकते हैं, संरचना संघनित सूत्र बना सकते हैं और फिर संरचना सूत्र बना सकते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये आगे जब सवाल जवाब का सेक्शन चालू किया जाएगा तो उसमें आप क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कितना सीखा, या फिर आप वहां विश्वास करेंगे कि आपने खुद बनाना सीख लिया है। अब आगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा हो गया। अब खुद आप C5 रख के बनाइएगा। C5 रखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु कितना हो जाएगा, 5 दुगुना से 2 ज्यादा, 5 दूना के 10 2 12। इसका नाम लिखिए, इसका संघनित सूत्र बनाइए और इसका संरचना सूत्र बना के ट्राई कर लीजिएगा। और C कार्बन की संख्या 6 को रखिए तो हाइड्रोजन परमाणु दुगुना 6 दूना के 12 2 14, दुगुना से 2 अधिक हो जाएगा। इसका नाम बताइए और इसका संघनित सूत्र लिखिए और इसका संरचना सूत्र लिखिए। C7 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 7 दूनी के 14 2 16, दुगुना से 2 ज्यादा। इसका नाम लिखिए कि इसका नाम क्या होता है। और इसके साथ ही नाम के साथ संघनित सूत्र बना लीजिए इसका, और संरचना सूत्र बना लीजिए। इतना जब बना पाते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। तो हम लोग अब चलेंगे अगला पॉइंट पे, जिसका नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध रहेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और इसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका दो प्रकार होता है। जो डबल बॉन्ड में रहता है वो एल्कीन हो जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड में रहता है वो एल्काइन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्कीन। इसी का दूसरा नाम है ओलिफिन, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित है एल्कीन। जहां भी बनाएंगे, नामकरण करेंगे तो वहां उसमें इस्तेमाल किया जाता है एल्कीन। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है, एल्कीन कहलाता है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है, एल्कीन कहलाता है। अब इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। जैसे हमने एल्केन का सामान्य सूत्र देखा था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n + 2। तो अब एल्केन का अगर आपको याद रहेगा तो एल्कीन का सामान्य सूत्र याद रखना आसान है। एल्केन से 2 हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जैसा कि पहले एल्केन में भी मैंने बताया है कि CnH2n जो होता है उसके लिए अल्क लिखा जाता है, और +2 होता था उसमें तो ANE लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर +2 नहीं है, +2 खत्म हो गया है, तो इसलिए इसके लिए क्या जोड़ देंगे? ENE। ये याद रखने का आसान सा तरीका है। तो एल्क + ENE जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन। इस पॉइंट में CnH2n के लिए अल्क, फिर प्लस इसमें ENE जोड़ देना है तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं बना के कि कार्बन परमाणु अगर 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या दुगना हो जाएगी। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन दुगना, तो 2 एकम 2, तो इसका सूत्र होता है CH2। अब कार्बन एक ही है, एक से अधिक कार्बन जब रहता है तो श्रृंखला बनता है। जब एक से अधिक कार्बन, एक ही कार्बन है तो उसमें श्रृंखला आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर डबल हाइड्रोजन है तो आप इस हाइड्रोजन को, दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर ऊपर नीचे दिखा सकते हैं। और ये कार्बन एक ही है, इसके बाद जो कार्बन आने वाला है तो वो अगर कार्बन आएगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन डबल बॉन्ड के साथ रहता है, यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड को दर्शा देते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम जो हो जाता है C1 के एल्क ग्रुप, जैसा एल्केन में आप पहले से आप लोगों को पता हो गया है, C1 के लिए एल्क ग्रुप मेथ होता है, और ये एल्कीन समूह का यौगिक, कार्बनिक यौगिक है, तो इसके लिए ENE जोड़ना है। तो मेथ + इन, ये क्या हो जाएगा? मेथीन। मेथीन का अणु सूत्र होता है CH2, और ये संरचना सूत्र है, और इसका संघनित सूत्र नहीं होता है क्योंकि ये श्रृंखला के रूप में नहीं जा पाता है, मात्र एक ही कार्बन परमाणु है। अब देखते हैं कार्बन परमाणु को 2 रख के देखते हैं। अगर C2 रखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु का 2 गुना हो जाएगा, तो C2H4। 2 कार्बन परमाणु के एल्क ग्रुप क्या होता है? एथ होता है। अब प्लस इसमें क्या जोड़ देना है? इन जोड़ देना है, तो ये बन जाता है एथीन। C2H4 का अणु, एथीन का अणु सूत्र हो गया C2H4। अब देखिए कार्बन परमाणु 2 है और हाइड्रोजन परमाणु 4 है, तो आप आसानी से 2 हाइड्रोजन रख देंगे, CH2 और CH2 रख देंगे, और इसके बीच क्या दर्शा देंगे? डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड को याद रखना बड़ी आसान सा ट्रिक है। कैसे याद रख सकते हो कि पहला एल्केन में आपको पता था कि अगर कार्बन कार्बन 2 है तो इसका मतलब शुरू में एक कार्बन, अंतिम में एक कार्बन। शुरू में कार्बन 1 रहता है तो CH3 रहता है, अंतिम में एक कार्बन रहता है तो उसके साथ हाइड्रोजन 3 रहता है। इसके साथ बॉन्ड कितना होता है? 1 बॉन्ड होता है। अब जब हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेते हैं तो ये CH2 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक और हाइड्रोजन इसमें से हटा लेंगे तो ये भी CH2। एक हाइड्रोजन गायब होता है तो उसके लिए यहाँ क्या होता है? 1 बॉन्ड बढ़ जाता है। दोनों कार्बन परमाणु के बीच जो बंधन है, इसीलिए दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन के लिए,
इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु दू हो जाता है, ये रीजन है। तो इसलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 देख लीजिए, कार्बन परमाणु 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन परमाणु 4 ठो, जो कि अणु सूत्र से एकदम मिलता जुलता है। संघनित सूत्र ये कहलाएगा। इस इथेन का श्रृंखला रूप हो गया। और इसके बाद देखते हैं अब इसको कार्बन और हाइड्रोजन की व्यवस्था को जब हम लोग स्पष्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो ये बड़ी आसान है, एक कार्बन के साथ 2 ठो हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रख दो, फिर अगला कार्बन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन परमाणु 2 ठो है, तो कभी भी कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो ये पूरी व्यवस्था को दर्शा दिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन की पूरी व्यवस्था। ये डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन का पहचान है, और ये इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र। तो यहां मैंने अगला 3 कार्बन रखा है, C3, तो हाइड्रोजन दुगना हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो C3H6। जब C3H6 हो जाएगा तो 3 पर कार्बन के लिए प्रोप होता है, इसमें क्या जोड़ देना है, YNE, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, इसमें जुट जाता है ENE, तो ये क्या बन जाता है, प्रोपीन। तो अब इसको देखना है कि इसका संघनित सूत्र बनाना है, तो आप आसानी से पहले लिखिए, थोड़ा थोड़ा फर्क करके 3 ठो कार्बन रख लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्थाएं बदल जाती है, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगा वैसे वैसे व्यवस्था बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक याद रखने के लिए मैंने बताया है कि एक कार्बन, पहले कार्बन के साथ कितना रखा जाता है, कार्बन परमाणु रखा जा सकता है 3, दूसरे कार्बन परमाणु जो बीच में है उसके साथ कार्बन कितना रखा जा सकता है, 2, और अंतिम कार्बन परमाणु के साथ कितना हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु 3। तो ये एल्केन में चला जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए मात्र है। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए, तो ये 3 गो कार्बन है, ठीक बात है, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, 6। तो हम लोग अंतिम में हाइड्रोजन को कम कर लेते हैं। यहाँ 3 है तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक तो यहाँ से, तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाया गया है, तो यहाँ एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो अंतिम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया। तो अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि अब क्या आपका जो अणु सूत्र था उससे मिल रहा है, 3 कार्बन, ठीक बात है, हाइड्रोजन 3 4 2 6, हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 6, जो कि एकदम सही है। तो मतलब आप इस डबल बॉन्ड को अंतिम में लगा सकते हैं या फिर शुरू में लगा सकते हैं। इसको समझना एकदम आसान है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पहला में CH3 ही रख देंगे, अगला में सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 रख देंगे, अंतिम में CH3, लेकिन डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोपीन का जो संरचना संघनित सूत्र है ये क्लियर हो जाता है। ये प्रोपीन का संघनित सूत्र है। और संरचना सूत्र क्या होगा आप बना सकते हैं, एगो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ऐसे 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु है। तो ऐसे आप दर्शा सकते हैं आसानी के साथ। अब आगे देखते हैं C4। अगर C4 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, तो C4H8 हो गया। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, C4H8 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C4 के लिए क्या लिखा जाता है, एल ग्रुप, ब्यूट, अब प्लस इसमें क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसका भी आप संघनित सूत्र आसानी से लिख दीजिए। अब आपके लिए बहुत सहज हो गया होगा, बस 4 गो कार्बन परमाणु है तो सीरियल नंबर से पहला CH3 लिख दीजिए, दूसरा नंबर में बीच में CH2 लिख दीजिए, तीसरा कार्बन CH2 रख दीजिए,
और चौथा कार्बन के साथ CH3 रख लीजिए। अब देखिए, लेकिन 4 गो कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। तो इसमें से 2 ठो हाइड्रोजन कम करना है, 8 गो हाइड्रोजन। तो अंतिम से कम कर लीजिए, या फिर शुरुआत से कम कर सकते हैं, या फिर बीच से कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसानी से हम या तो शुरुआत से कम कर सकते हैं या फिर अंतिम से। तो यहाँ शुरुआत से कम करेंगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हटा लेंगे तो पहले 3 था, अब 2 हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हटा लेंगे तो 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो दोनों में से 1 हाइड्रोजन हटने की वजह से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप आसानी से देख लीजिए कि 4 गो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन परमाणु देख लीजिए, 3 2 5 1 6 और 6 2 8 हो गया। तो इस तरीके से ब्यूटीन का ये संघनित सूत्र हो जाता है। अब जब संघनित सूत्र है तो आप संरचना सूत्र इसका आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। जैसे जैसे लंबा श्रृंखला होगा तो ये पूरा कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से ना जुड़ के अंतिम में या शुरू में या फिर बीच में कहीं ना कहीं एक जगह जरूर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। ये सामान्य रूप इसका देख रहे हैं, लेकिन जब IUPAC नाम देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसका नामकरण अलग हो जाएगा। अभी एल्केन का भी हमने साधारण नाम देखा है, एल्कीन का भी साधारण नाम देखा है, और एल्काइन का भी साधारण नाम देखेंगे। उसके बाद स्पेशल IUPAC का सेक्शन देखेंगे जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पहले आसान कर लीजिए, उसके बाद आपका IUPAC नामकरण करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो अब देखते हैं एल्कीन के बाद एल्काइन। जैसा कि आपने देखा एल्कीन में डबल बॉन्ड, उसी तरीके से इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें डिफिनेशन देख लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन, लेकिन इस्तेमाल होता है एल्काइन का। तो अब इसमें क्या है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है, एल्काइन कहलाता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। मतलब एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एक याद रखिएगा एल्केन का, बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा, CnH2n+2। इसमें से 2 हटा लीजिए, एल्कीन हो जाएगा, और एल्केन इसी में से CnH2n में से 2 घटा लीजिए, एल्काइन का हो जाएगा। बड़ी आसान है, जैसे भी याद रख सकते हैं। तो अब आइए इसका अणुसूत्र बनाते हैं, जो एल्काइन श्रेणी में आने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे पहले इसका सूत्र आप समझ गए, CnH2n के लिए अल्क लिखा जाता है, और 2 माइनस है तो इसके लिए आइन जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अल्क प्लस आइन, एल्काइन। तो अब जबकि कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 एकम 2 में से 2 घटा, 2 एकम 2 में से 2 घटा देंगे, 2 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 0। मतलब हाइड्रोजन एक भी नहीं बचा। तो इसलिए ये कार्बन केवल कार्बन हो गया। और कार्बन के साथ देखिए, कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन है तो इसके साथ CH3 होता था एल्केन समूह में, लेकिन ये तीनों हट चुका है तो इसलिए भी ये क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, केवल कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसी को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसके पीछे से ट्रिपल बॉन्ड देके लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे। अब बताइए किसमें हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं, तो इसका संघनित सूत्र भी नहीं बना पाएंगे और इसका संरचना सूत्र भी नहीं बना पाएंगे, ये यहीं पर रुक जाता है। तो एक कार्बन के लिए क्या है, एल्क ग्रुप मेथ है। अब इसके लिए क्या है, आइन जोड़ना है -2 के लिए, तो मेथ प्लस आइन हो गया मेथाइन। और आगे दूसरा देखते हैं, अगर कार्बन परमाणु 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु 2 दूना के 4 -2, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। तो अब थोड़ा सा गौर करिए
कि सी कार्बन की संख्या 2 है, तो ऐसे लिख लेंगे कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे, और यहाँ लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर CH ही क्यों हो रहा है, तो CH इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर पहला है अंतिम है, CH3 होना चाहिए। तो एक CH3 जब लिखते हैं तो इसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन को गायब करेंगे तो यहाँ डबल एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक एक हाइड्रोजन परमाणु और गायब करेंगे तो फिर एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 CH ट्रिपल बॉन्ड, CH 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये देखिए एथाइन का संघनित सूत्र हो जाएगा। और इसका संरचना सूत्र क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसके बगल में हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे। और फिर कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ दर्शा देंगे। तो ये हमारा हो जाता है संरचना सूत्र। अब आगे अगर हम 3 रखते हैं C3, तो हाइड्रोजन 3 दूनी के 6 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, C3H4 हो गया। 3 के लिए प्रोप होता है, -2 के लिए आइन जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। यहाँ पर हमने खाली छोड़ा है आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से। 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है, तो बड़ी सहजता के साथ लिख सकते हैं 1 गो कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। तो पहले कार्बन में बताइए 3 हाइड्रोजन रखा जा सकता है ना, दूसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन, अंतिम कार्बन में 3 हाइड्रोजन। तो ये होता है एल्केन समूह का, लेकिन हम लोग इसको आसानी से बनाने के लिए एक आसान भाषा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4, लेकिन इसमें कितना हो गया, 3 2 5 3 8 हो गया है। तब प्रयास करेंगे इसमें से 4 हटाना। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ एक बंद बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हमें चाहिए कितना, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ से हटा लेंगे तो एक बचेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये पहले से डबल बॉन्ड है, तो अब इसके लिए एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और हाइड्रोजन 3, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 3 1 4। तो बताइए अणु सूत्र क्लियर हो गया, C3 है, H4 है, तो इसमें भी C3H4 है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र किसका, तो प्रोपाइन का। अब इसका संरचना सूत्र बनाना हो आपको, तो हमें लगता है कि आप आसानी से बना पाओगे। 1 कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, ऊपर दर्शा दो, फिर बगल में दर्शा दो, फिर नीचे दर्शा दो, फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लिख दो, फिर कार्बन लिख दो, और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये बगल में लिख दो या फिर जहां मर्जी ऊपर लिख दो, चाहे फिर नीचे लिख दो। अब उसी तरीके से मैंने C4 रखा है चौथा उदाहरण में, और हाइड्रोजन 4 दूना के 8 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा, C4 हो गया, 1 4 दूना के 8 में से 2 गया, 6 बचा, C4H6। इसी प्रकार आप इसका भी बना सकते हो आसानी से। तो इसका क्या बनाना रह गया है, अणु सूत्र हो ही गया, संघनित सूत्र बनाना है। हाइड्रोजन कार्बन का वो है 4 गो है, 4 गो लिख लीजिए, 4 गो ऐसे 4। अब सीख गए हैं आसान भाषा में, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। CH3 पहला में लिख दो, दूसरा में CH2 लिख दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु 2 रखोगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर 3 रखोगे, लेकिन यहाँ जब बॉन्ड बढ़ाओगे एक हाइड्रोजन इसमें से गायब हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बढ़ाओगे तो एक और हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से, और इसमें जैसा कि इसमें अंतिम में हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें भी अगर आपका कार्बन
4 ठो है तो 2 ठो कार्बन को एल्केन जैसा लिख लीजिए, बाकी 2 ठो कार्बन जो बचता है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। जो अंदर वाला कार्बन है उस सिर्फ कार्बन रहेगा, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। जो बाहर वाला कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो अब देखिए इसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हुआ है, 3 और 2 5, यहाँ पर 1 है 6। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया, अणु सूत्र बराबर है। तो ये ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र हो जाएगा। और जब संघनित सूत्र आप बना सकते हैं तो इसका संरचना सूत्र भी आसानी से बना लोगे। तो आप यहाँ पे संरचना सूत्र बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पूरी तरह से आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। और बेहतर समझ के लिए आप एक बार इसको नोट डाउन करके अध्ययन कर सकते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी माध्यम से या फिर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोककर पूरा डिटेल्स उतार सकते हैं। यहाँ से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से लेके इधर और ये वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगला IUPAC नामकरण को लेकर अगला वीडियो में। तो हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।